इसी बीच में देखिए पूजा पाठ की तस्वीरें, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए इस वक्त ये तस्वीरें नजर आने लगी हैं। लेकिन जल्दी से अगर कमलनाथ की प्रतिक्रिया सुनानी हो तो मुझे कंफर्म करेंगे। ठीक है नीति जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। नीति जी, आपकी नजरें किस पर हैं? अगर आज मैं फर्स्ट फेज की बात करूं 102 सीटों पर, क्या लगता है मैंने जो 50% मार्क्स और डिस्टिंक्शन की बात की वही स्थिति है या क्या आपको नजर आता है? सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व पे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करती हूँ कि बहुत ही बुद्धि विवेक से, बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस के साथ जोश और होश दिखाते हुए आप अपने मतदान का पूर्ण प्रयोग करें, क्योंकि ये एक मत जो है आपके लिए पूरे भारत के भविष्य का निर्माण की एक आधारशिला रखता है। 30 वर्षों के बाद, राजीव गांधी जी के 30 वर्षों के काल के बाद जो पूर्ण बहुमत की जो पहली सरकार 2014 में बनी, वहाँ पे भारत की जनता ने एक आशा के साथ प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, और उसके बाद वो आशा कहीं ना कहीं विश्वास में परिवर्तित होते हुए 2019 में देखी गई। और आज अगर हम 2024 में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी जो है और विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक की जो एक रोड मैप मोदी जी दिखा रहे हैं, तो उस गारंटी को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो मतदान है 2024 का चुनाव है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो भारत देखने जा रहा है उसका एक कहीं ना कहीं आधारशिला रखता हुआ देखा जा रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तमिलनाडु है। साउथ की ऑलमोस्ट सारी सीटों पर मतदान है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जी ने ताबड़तोड़ रैलीज करी हैं, रोड शोज करे हैं। कहीं ना कहीं बहुत, क्योंकि तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। से जो है अन्नामलाई जो केंद्र वहां के राज्य के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य आज दाव पे लगा हुआ है। बहुत उम्मीद की जा सकती है। ऐसे ही थोड़ी प्रधानमंत्री जी का सिंघम अन्नामलाई को कहा जा रहा है। अदिति, आप तो ग्राउंड पर गई हैं, जल्दी से मैं आपसे तमिलनाडु को लेकर ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि 39 सीट्स और सारी की सारी सीट्स पर इस बार ये फर्स्ट फेज की वोटिंग में जनता का मूड पता चल जाएगा। लेकिन आखिर क्यों बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं का सेंटर इस वक्त तमिलनाडु बना हुआ है? कौन कौन से फैक्टर्स आप काउंट करती हैं और बीजेपी की पोजीशनिंग यहां पर आप कैसे देखती हैं? भले ही तमिलनाडु बहुत ज़्यादा सेंटर में रहा हमेशा पॉलिटिकल चर्चा के और भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से भी, लेकिन आज की 102 सीटें जो हैं जिसमें 21 राज्य आते हैं, ये सारा का सारा जब शाम के 5-6 बजे तक वोट ख़त्म होगा वोटिंग, और उसके बाद जब परसेंटेज निकलेगा, जब हम ये पूरा का पूरा चुनाव 400 पार और 370 के नारे पर टिका रहा, और ऐसी स्थिति में आज का जो फर्स्ट फेज है वो ये बताएगा कि 370 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये पहला फेज बेहद महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण तमिलनाडु से वोटर टर्नआउट है, उतना ही महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है। बसपा को इंडिपेंडेंट कैसे खड़ा किया, कितने मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 50% लगभग 40 से 50% मुस्लिम उम्मीदवार हैं। लेकिन अब बात करते हैं तमिलनाडु की। कोयम्बटूर से अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। अन्नामलाई के सेंट्रिक चुनाव रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ब्लाइंडली अन्नामलाई पर ट्रस्ट करके दो ही चेहरे रहे। एक नरेंद्र मोदी का चेहरे पे चुनाव वोट मांगा गया और एक अन्नामलाई की जो एग्रेसिव जो उनका एक कैरेक्टर है। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के लोग आज क्या वोट करते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने पहला तो अन्नामलाई के चलते AIDMK से अलायंस नहीं किया, जबकि जब एनडीए परिवार की बात होती है, जब टीडीपी से कर लिया तो अन्नामलाई से नहीं किया। पूर्णिमा अन्नामलाई के रहते हुए AIDMK से अलायंस नहीं किया। अगर ये माना जा रहा था कि AIDMK से अलायंस होता तो 2024 की सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव है उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये पूरी गणित बिठाई गई है। तो ऐसे में तमिलनाडु के लोग अभी क्या सोचते हैं, और देखिए कुछ देर पहले हम देख रहे थे गाँव की महिलाएं थी, लेकिन क्या कह रही थी, सब अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भविष्य के लिए हो रहा है। कोई भी वोटर, मैं जमीन पर गई हूं, चाहे तमिलनाडु हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी वोटर खुल के बात नहीं करना चाह रहा, कोई भी वोटर अपनी बात नहीं बताना चाह रहा। इसीलिए ये चुनाव PhD शोध का विषय होने वाला है 2024 का चुनाव। और तमिलनाडु की बात करें तो आखिरी मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन वाले दिन दिया था, जब तमिल भाषा की बात की थी। ये पूरी लड़ाई जो ईगो की है, लड़ाई बहुत छोटी सी है, बहुत सालों तक चलते चलते बहुत बड़ी बन गई है।
लैंग्वेज की लड़ाई है। तमिलनाडु को कोई इशू नहीं है हिंदी भाषा से, लेकिन उसको ऑफिशियली लागू कराने से इशू था। इसके अलावा जीएसटी, ये दो मेजर इशू दिखे। और तीसरा इशू था कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी की पार्टी मानते हैं। तो ये तीनों विषयों को डाइल्यूट करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर 10 वीक में 8 दौरे करके किए हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ का वोटर टर्नआउट, जहाँ जहाँ भी सैचुरेशन पॉइंट है हिंदी पट्टी में, वहाँ का जो भरपाई है वो तमिलनाडु से करना चाह रहे हैं। लेकिन कैसे इजाफा भी तमिलनाडु कैसे? क्योंकि अगर आप डीएमके की बात करेंगी तो डीएमके की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। आउट ऑफ 38 सीट्स डीएमके के पास, कांग्रेस डीएमके के सहारे। एआईडीएमके से बीजेपी ने दूरी बना ली और बहुत सारे छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेके अन्नामलाई पे भरोसा जताया। तमिल भाषा का जिक्र होता है, अस्मिता की बात होती है, और इसके साथ साथ कच्चाती, वो एक बड़ा मामला था जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से जनता के सामने रखा गया। वहां पर पहुंचकर तमाम चुनावी रैलियां की गई। तो क्या वो वोटर टर्न कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे इन मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या खुद अन्नामलाई भी? कल आपने एक गाना सुना जिसमें ये कहा गया, जो ट्वीट भी किया गया, और राम के नाम पर वो गाना था, और तमिलनाडु के तट पर जो सिंगर्स थे वो साउथ के थे। आप देखिए इस पूरे चुनाव को बहुत बारीकी समझें तो राम के नाम को उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, जो आखिरी गांव है कन्याकुमारी, वहां तक जोड़ा गया है, राम के नाम पे पिरोया गया है। और कल एक मास्टर स्ट्रोक एक और हुआ है। तो जिन मुद्दों की बात आप कर रही हैं पूर्णिमा जी, जिन मुद्दों की बात मैं कर रही हूँ जो ज़मीन पर हैं, उसके साथ साथ राम को जोड़ा गया है। कल साउथ के तट से, तमिलनाडु के तट से श्री राम का नाम, और वो भी लिरिक्स बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो आप समझिए कि कैसे राम के नाम पर पिरोया गया है। क्योंकि रामेश्वरम में प्रभु राम गए लड़ाई से पहले, अपने आखिरी जो आज जो वो है जिसे बोलते हैं लड़ाई कह ले, या फिर आज जो सबसे बड़ा एग्जाम है नरेंद्र मोदी के लिए 400 पार का, श्री राम के लिए भी वो सबसे बड़ा परीक्षा की घड़ी थी। तब उन्होंने रामेश्वरम के तट पे शिवलिंग बनाई। रामेश्वरम मंदिर जो जिन्हें कहा जाता है, शिव जी की पूजा की, उनके आराध्य हैं शिव जी। तो कहीं ना कहीं इसको ये डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि जो बड़ी लड़ाई, परीक्षा की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज है, वो उतने डिकेड्स पहले प्रभु श्री राम की थी। और जो उन्होंने पूजा गोटे मोर যাত্ৰাত কেনেদৰে মোক আগুৱাই লৈ গ'ল, যি ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলে, আৰু ৰাজনীতি বিষয়ে তেওঁ কোনকেইটা কথা মোক শিকাই গ'ল, আৰু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যে ইমান শ্ৰদ্ধা আছিলে, অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যে ইমান মৰম আছিল। देखिए, गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे, और काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच गौरव गोगोई की रहती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि देखिए आज है वोट का दिन, वोट करने का दिन, तो हर कोई लोगों से अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और अदिति, वापस एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने कुछ मुद्दों का जिक्र किया, और मैंने डीएमके की पोजीशनिंग और एआईडीएमके से बीजेपी के दूरी बनाने के बाद उस पोजीशन को हासिल करने का जिक्र किया कि वो बीजेपी के लिए कितना मुमकिन नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि राम के नाम पर, लेकिन सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन से लेके आरोप लगते रहे, बयानबाजी लगातार होती रही। फिर कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी छोड़ देते हैं तो टैग लगा देते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि वो सनातन विरोधी है। लेकिन वाकई में साउथ की जनता के मन में ये मुद्दे कुछ डिफरेंस पैदा करते हैं, खास तौर से वहां के लोगों के मन। इसीलिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ही राम है। आप अयोध्या चले जाइए, और अयोध्या जब जाएंगी पूर्णिमा, तो आपको वहाँ पर कई ऐसे लोग मिलेंगे जो साउथ इंडियन हैं, जो तमिलनाडु से आए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन मुद्दों पर उत्तर में वोट पड़ते हैं उन मुद्दों पर दक्षिण से भी वोट पड़े, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन द्वार खुला है। आप देखिए 2019 और 2024 में अगर तमिलनाडु के साथ रिश्ते में कोई फ़र्क आया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो द्वार खुलने का आया है। ये वोटर में कन्वर्ट हो भी जाए तो क्या जीत में कन्वर्ट होगा सीटों वाइज, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है कि घर घर में, क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ और सियासत का रामपथ किया है, घर घर में लोगों से बात की, तो ये बात तो तय है कि हर घर में नरेंद्र मोदी का नाम है। लेकिन वो कितना वोटर और वोटर से जीत पर तब्दील हो, अभी उसका कहना मुश्किल है। लेकिन वहाँ अन्नामलाई का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है लोगों के अंदर। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी दूसरे साउथ के राज्यों से तमिलनाडु में अलग है। तमिलनाडु में वो राज्य में भी जीतना चाहते हैं।
जितनी महत्वपूर्ण बिहार, जितना महत्वपूर्ण महाराष्ट्र है, बड़ी सीटें पश्चिम बंगाल 39 सीट्स, साउथ का सबसे महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक भले ही हो क्योंकि वहाँ पर इनकी पोजीशनिंग अच्छी है, लेकिन तमिलनाडु पर इनका फोकस है। लेकिन इस बार जो कुछ एक साल बाद चुनाव है तमिलनाडु में, उस पर भी फोकस है, इसीलिए एआईडीएमके को जगह नहीं दी, वरना आज एआईडीएमके होता तो शायद सीटों में इजाफा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी तमिलनाडु में डिफरेंट है। और आप मान लीजिए तमाम मुद्दों के बाद भी जो सर्वोच्च मुद्दा है वो प्रभु श्री राम के नाम पर ही तमिलनाडु के लोगों को साथ जोड़ने का है। एक बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आदित्य आपसे लूंगी, फिर कौशिक जी आपके पास, नेति जी आपके पास और अरविंद जी के पास जाऊंगी। क्या एआईडीएमके की जगह बीजेपी लेना चाहती है? ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन मेरा इसीलिए है क्योंकि एक तो उनसे दूरी बनाई, सीधे सीधे भरोसा जता दिया, दे दिया जिम्मेदारी पूरी की पूरी अन्नामलाई को कि भाई आप देखिए हम आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आपने खुद विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि एआईडीएमके की जगह बीजेपी लेने की कोशिश में है अपनी तमाम कवायदों के जरिए? आई मीन टू से सेकंड पार्टी, जम्मू कश्मीर या ऐसा हर राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ग्राउंड नहीं था, असम, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, और फिर हम दक्षिण पे आ जाते हैं जिसका सवाल है, हर जगह जहां पर आपके पास आपका संगठन और आपका ग्राउंड नहीं है, आप या तो दूसरी पार्टी से पहले अलायंस करते हैं, अलायंस करने के बाद आप उनकी वहाँ की राजनीति समझते हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ का संगठन ले लेते हैं, फिर वहाँ के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में जुड़वा लेते हैं और फिर डाइवर्सिफिकेशन। तो ये अपना तरीका है विस्तारवाद का, ये भारतीय जनता पार्टी का है। और जाहिर तौर पे केरला में आप लेफ्ट का वोट बैंक और लेफ्ट का संगठन लेना चाहते हैं। आपने तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और अलग अलग जो पार्टीज थी उनके साथ अलायंस करके, पीडीपी से अलायंस करके उनका संगठन लिया। आप हर राज्य में, और आप ये मान लीजिए जो आपने कहा ये बात 100% सही है कि एआईडीएम के साथ अलायंस इसलिए ही नहीं हुआ क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम एआईडीएमके का वोटर्स भी लेना चाहते हैं, संगठन भी लेना चाहते हैं, इसलिए आप नहीं चाहते कि लोकसभा में उनको जगह दी जाए, नहीं तो आपका विस्तार नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि एआईडीएम के साथ विस्तार का इशू ये है कि विधानसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत गंभीर नजर है, संगठन के लिहाज से, जगह के लिहाज से, वोटर्स के लिहाज से। आप वोटर लेना चाहते हैं एआईडीएमके के। जी।